थार रॉक्स अगर लेने का प्लान कर रहे हो तो एक बार मेरी ये 1 साल के ओनरशिप रिव्यू की वीडियो ज़रूर देख लेना एंड तक। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। इस गाड़ी को मैंने पिछले 1 साल में लगभग 30,000 किलोमीटर चला दिया है। डीजल, मैनुअल, 4 व्हील ड्राइव AX7L ये जो है वेरिएंट आपके सामने पार्कड है अभी। क्या कुछ मेरे पॉजिटिव्स रहे हैं, नेगेटिव्स रहे हैं और मेरा जो सर्विस एक्सपीरियंस है महिंद्रा के साथ वो कैसा रहा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि अगर आप ये लेते हो क्या ये आपके लिए सही रहेगी, क्या ये फैमिली कार है, क्या इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स वो सब। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थोड़ा सा बैक स्टोरी देता हूँ गाड़ी की। व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे थार लेनी है, मुझे 5 डोर ही लेनी थी क्योंकि थार 3 डोर मेरे हिसाब से एक प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं थी। पीछे कोई बैठा हो, निकलने में आसानी नहीं होती, वो सब दिक्कत होती है। सो आई डिसाइडेड कि अगर थार लूँगा तो 5 डोर ही, जिसका मैंने वेट किया 6 महीने मैंने इसका वेट किया। यूपी के जौनपुर से मैंने ली और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। यूपी के जौनपुर से खरीदी, इधर आके रजिस्ट्रेशन कराया, गाड़ी का RTO वो सब यहाँ पे भरा। इसका कंपटीशन में कोई गाड़ी नहीं है तो मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। मैं ऑप्शन देख भी नहीं रहा था। हर मतलब जिसको भी थार खरीदनी होती है वो ये नहीं देखता इसके कंपटीशन में और कौन सी गाड़ी है। जिसको थार लेनी है उसको थार लेनी है। तो और मैं थार के जो भी नेगेटिव्स हैं उन सब से पहले से ही अवगत था कि अगर मैं थार लूँगा तो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस आ सकते हैं, थोड़ा महिंद्रा की सर्विस ख़राब हो सकती है। लेकिन जब एक चीज़ लेनी है तो फिर लेनी है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं देखता। एक जिद होती है कि ये चीज़ अब किसी भी कीमत पे मुझे चाहिए। 1 लाख रुपए ऊपर भर के DSA को दिए इस गाड़ी के लिए। मुझे 2-3 दिन में डिलीवरी मिल गई थी। 10 मार्च 2025 को ये गाड़ी मैंने ली थी और 11 तारीख को मैं घर आया था क्योंकि एक दिन तो लग गया था आने में। तो आज सही 10 मार्च 2026 को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और आज तक मेरा क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी को लेके। नेगेटिव्स की सबसे पहले बात करते हैं। एक्सेसिव बम्पी राइड, बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है। कट मारना पड़ गया, गड्ढा जंप कर गई है गाड़ी तो मतलब आप ये मान के चलो गाड़ी स्टेबल नहीं रहेगी वहाँ पे। और अगर टेढ़े अगर आपने कोई बम्पर गाड़ी से कुदा दिया तो वहाँ पे गाड़ी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। आपकी सवारियाँ, आपके घर परिवार वाले आपको बहुत गालियाँ देंगे अगर वो गाड़ी में बैठे हैं। मेरी मम्मी को ये गाड़ी आज भी नहीं पसंद है। 6 साल पुरानी ब्रेजा को बेचने की बात करती हूँ तो मना करती है, कह रही इसे बेच दे उससे पहले। मैं बोला बेच तो नहीं सकते, तो वो भी नहीं बेची है। तो वो नहीं बैठती हैं, वो ब्रेजा में ही बैठती हैं। लेकिन मुझे ये चलाना पसंद है। अब 2 गाड़ियाँ हैं तो चलाना ये पसंद है, भगाना ब्रेजा को पसंद है क्योंकि ये स्टेबल नहीं है हाई स्पीड पे। बाहर थोड़ा शोर शराबा हो रहा था तो मुझे अंदर आना पड़ा और मैंने सारे नेगेटिव्स पॉजिटिव्स फ़ोन में नोट डाउन मैंने किए हुए हैं। तो उस वाले को मैं कंटिन्यू करता हूँ। थार रॉक्स इज़ नॉट अ फैमिली कार। फैमिली का मतलब होता है कंफर्ट और फैमिली का मतलब होता है मेंटल पीस। इस गाड़ी में मुझे 99% मेंटल पीस है लेकिन कंफर्ट नहीं है। राइड क्वालिटी गाड़ी की अच्छी नहीं है, बहुत उछलती कूदती रहती है। गड्ढा जंप कर गया तो उछल जाती है पूरी। जितना मर्जी आप इस गाड़ी को धीरे चला लो आपको गड्ढे लगेंगे ही लगेंगे। तो मैं आपको अभी इसका वर्डिक्ट दे देता हूँ। अगर फैमिली के लिए गाड़ी आपको चाहिए, जिनको कंफर्ट चाहिए, थोड़ा एजेड हो गए आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, या जिसको एक स्मूथ राइड चाहिए, थार रॉक्स प्लीज डू नॉट बाय। ये गाड़ी उस चीज़ के लिए नहीं है। अब बात ये नहीं है कि गाड़ी में दिक्कत है, बात ये है कि ये एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है। ऑफ रोडिंग व्हीकल से कंफर्ट एक्सपेक्ट करना मतलब वैसा ही है शहर की पढ़ी लिखी लड़की ले आए, मतलब बहुत पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, गांव में लाके कह रहे हो कि हमारे गोबर के उपले थापो, हमारे खेत क्यार का काम करो, जानवरों का गोबर उठाओ। वो वही बात है, वो नहीं करके देगी। अब गांव वाले को कह रहे हो शहर में जाओ, भाग दौड़ करो, 1.5-2 लाख रुपए महीने के कमाओ, वो नहीं कर पाएगी। आप ये देखो वो गाड़ी किस पर्पज के लिए डिजाइंड है, उससे आप क्या चीज निकालने की कोशिश कर रहे हो। ये वैसी बात है कि आप सेडान, वर्टस, वर्ना, स्लाविया ले ली, फिर कह रहे हो ये ऑफ रोडिंग नहीं कर रही है, खेत में फंस गई है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है। अरे वो गाड़ी कंफर्ट के लिए होती है, स्पीड के लिए होती है, भगाने के लिए होती है। तो ठीक है, वो उस चीज़ के लिए, ना कि ऑफ रोडिंग के लिए। तो आप थार रॉक से कंफर्ट ना ही एक्सपेक्ट करें। 3 डोर के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा बॉडी रोल ज़्यादा भी है क्योंकि व्हील बेस लंबा है, यानी गाड़ी पहले से लंबी है, तो वो चीज़ आपको इसमें मिलेगी। फैमिली के लिए मत लेना, लौंडे लपाटे हो, 1-2 लोग घूमते रहते हो, मुझे पसंद है। सही बात बताता हूँ, गाड़ी से मैं आपको वीडियो खत्म करने से पहले बता देता हूँ, जब मैं इसके नेगेटिव्स आपको बताऊंगा ये मत सोचना कि यार ये सब था तो पहले मतलब क्यों ली गाड़ी, तुम्हें पता था। मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको 1 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने नोटिस की हैं। ये मेरी रोजी रोटी है, इससे मैं पैसे कमाता हूँ। इसकी कसम खा के कहता हूँ मैं अपनी गाड़ी से 100% सेटिस्फाइड हूँ। सिर्फ आपको जो मैंने मीन मैक इसमें निकाल रहा हूँ वो 1 साल की ऑब्जर्वेशन है, जो एक ओनर के अलावा कोई भी रिव्यूअर नहीं बता पाएगा। ओनर है वही बता पाएगा और मैं दोनों हूँ। उसके बाद मैंने नोट डाउन किया हुआ है, मिनिमल सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हैं। कभी सबवूफर काम नहीं करेगा, कभी एक साइड के स्पीकर काम नहीं करेंगे, और 1 साल में मेरी जो टच स्क्रीन है MID एक ही बार बंद पड़ी है, वो 1 मिनट में वापस से स्टार्ट हो गई थी। नॉट ए बिग डील, इतना मैं मान के चलता हूँ।
और एक चीज़ मैं पहले बता दूं, जितना ज़्यादा गाड़ी के बारे में कमियां निकालोगे, जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे, जितने ज़्यादा नेगेटिविटी ऑनलाइन आप जो है कंज्यूम करोगे, रील्स देखोगे नेगेटिविटी की किसी भी गाड़ी के बारे में, उतना ही आपकी गाड़ी के बारे में नेगेटिव चीज़ें होती जाएंगी। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है। किसी भी थार रॉक्स की नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव रील आती है, कोई बंदा जेन्युइन कंप्लेंट भी कर रहा है, मैं नहीं देखता हूँ, मैं स्किप कर देता हूँ। तो जितना मैं नेगेटिविटी से दूर रहता हूँ, मेरी गाड़ी उतना ही मेरा साथ देती है। और ये चीज़ करती है काम, कोई माने चाहे ना माने, मेरे लिए करती है, मैनिफेस्टेशन रियल होती है। तो मैं नहीं नेगेटिव बात करता अपनी गाड़ी के बारे में, ये तो मैं चलो वैसे बता देता हूँ। तो मुझे एक सॉफ्टवेयर ग्लिचेस इसमें है, लेकिन वो ठीक हो जाते हैं। मैं गाड़ी बंद करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, ओके। उसके बाद इस गाड़ी में यूजलेस सनवाइजर्स हैं, यानी अगर मैं इसे कर दूं तो इसको हटाओ, विंडो की तरफ करो, स्लाइड करो, आपका आधा विंडो ही कवर करता है, क्योंकि गाड़ी के विंडोज बने हैं तो कवर ही नहीं करता है वो। तो वो यूजलेस है, उसको स्लाइडिंग फीचर देना ही नहीं चाहिए था। देना था तो फिर पूरा स्लाइड हो, और फिर पूरा स्लाइड कर जाएगा तो वो हैंग करता है, तो उस फीचर का कोई काम नहीं है। दूसरा, गियर स्लॉटिंग जो इस गाड़ी की है, फर्स्ट टू सेकंड गियर इज नॉट स्मूथ। कभी कभार जैसे एक आवाज़ होती है ना, एक होता है कि नॉट स्मूथ, वो आवाज़ आएगी, लेकिन दिक्कत नहीं देती है। फोर्थ टू फिफ्थ गियर जब जाते हो तो हल्का सा जर्क लेती है गाड़ी, फिफ्थ टू सिक्स आते हो तो हल्का सा जर्क लेती है, लेकिन ये 4 से 5, 5 से 6 का जो जर्क है आप मिनिमाइज कर सकते हो। जब आप इनको डालें गियर को तो रेस पूरा छोड़ दो, ऑब्वियसली क्लच दबा के गियर डाल दो और खाली क्लच छोड़ दो। क्लच छोड़ने के बाद रेस देना, जर्क कम महसूस होगा। बम्पी राइड का जुगाड़ ये है, मैंने ही डिसाइड किया, मतलब मैंने इन्वेंट नहीं कह सकते, बट मैंने ही किया। जब खराब रास्ते होते हैं तो मैं खुद और मेरे पैसेंजर को मैं बोलता हूँ आगे हो जाओ, पीछे वाली जो आपकी बैक ये सीट है इससे हट जाओ। अब आपको गड्ढे कम फील होते हैं। अब गाड़ी की सीट हिल रही है लेकिन आप सिर्फ यहाँ बैठे हो, अब आप बैक आपकी मान लो नहीं लगी हुई है उससे, तो आप फिर बॉडी इतनी नहीं हिलती है, तो वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि सिर्फ 10-20% गाड़ी फिर आपको महसूस होगी कि हिल रही है, बाकी नहीं फील होता है। उसके बाद विंडशील्ड गाड़ी का बहुत गंदा होता है। ऑफ रोडिंग कार है, विंडशील्ड का एंगल जो है बहुत अपराइट है, उसकी वजह से गंदी बहुत होगी। मान लो कभी ये जो फसल कट रही होती है, हार्वेस्टेशन होती रहती है, मक्खी मच्छर बहुत लगते हैं, वो वाइपर से उतरते नहीं है, वो वाइपर से उतारने भी नहीं चाहिए। वाइपर्स इनको साफ करने के लिए नहीं होते हैं, खाली बारिश के पानी को इधर उधर करने के लिए होते हैं। तो रुक के पूरा घिस के मैं कितना ही शैम्पू से रगड़ लो, मच्छर हटते ही नहीं है। तो वो खाली बॉडी शेप की वजह से है, गाड़ी में कमी नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपके साथ होगी। गाड़ी के टायर्स का ये फीडबैक है कि टायर्स उतनी बढ़िया क्वालिटी के नहीं है। महिंद्रा में आप देखोगे टायर्स कटने शुरू हो जाते हैं कहीं कहीं से अपने आप। मेरी गाड़ी में भी एक ट्रेड है, वो उतर गया है, लेकिन इतना नहीं कि उसको चेंज करवाया जाए। पीछे वाला टायर है जो लिखा हुआ है, जैसे C8 लिखा हुआ है, तो वो C8 का जो लेटर है वो उतरना शुरू हो जाएगा। तो महिंद्रा में जो स्टॉक टायर्स आते हैं वो उतनी बेहतरीन कंडीशन के नहीं होते हैं। गाड़ी में 2 सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं। एक गाड़ी के एसी से रिलेटेड हुआ था कि गाड़ी का एसी बंद कर दो, नहीं यूज़ कर रहे हो, ब्लोअर भी नहीं चला हुआ है, तो जो सर्कुलेशन मोड है वो बाहर से अंदर की तरफ होता है, जिसकी वजह से बाहर की जो स्मेल है, डस्ट है, वो अंदर आती है। तो इसका एक सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और वो अपडेट 1 घंटे में अपडेट हो गया था। उसके बाद अब ठीक है, सर्कुलेशन मोड ऑटोमेटिकली बाहर से अंदर की तरफ नहीं होता है। ठीक है, एसी यूज़ करो चाहे ना करो। इन सब की मैंने सेपरेट वीडियो बना के डाल रखी हैं। इस गाड़ी के स्टीयरिंग में आवाज़ थी, कट कट ऐसे करती थी, तो मैं 2-3 बार सर्विस सेंटर इसे लेके गया था, रेवाड़ी में मैं करवाता था। तो उन्होंने इसके जो 3 मेजर नट होते हैं उनको रीटॉर्क किया था। 50 और 55 न्यूटन मीटर पे वो नट टाइट होते हैं स्टीयरिंग कॉलम के, लेकिन फिर उन्होंने इसे टाइट किया 75 न्यूटन मीटर पे। अब वो आवाज़ एकदम गायब है। उसके बाद मैं गाड़ी को लगभग 15 से 20 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ, अब कोई भी आवाज़ नहीं है। स्टीयरिंग रैक चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक नेगेटिव ये है कि इस गाड़ी में डेड पैडल नहीं है। डेड पैडल, अब जिस इंसान ने, जैसे मैं ब्रेजा में मेरा डेड पैडल है तो मुझे उसकी आदत थी, तो ये जो स्पेस है नीचे ABC पैडल्स के पास थोड़ा क्रैम्प्ड है। आप अगर थोड़े हैवी हो, हैवी थाइज हैं, तो यहाँ पे पार्ट को टच करेंगी साइड में। तो मैं तो दुबला पतला हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं देती, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, फिर मैं एडजस्ट कर गया उस चीज़ के साथ। हाँ डेड पैडल नहीं है तो अब नहीं है, तो मैं पैर पीछे रखने लग गया। अब उसकी वजह से जब मैं ब्रेजा ड्राइव करता हूँ तो अभी मैं पैर पीछे रख लेता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं थार ड्राइव करता हूँ, उसमें है डेड पैडल, लेकिन अब पैर को पीछे रखने की आदत पड़ गई तो पैर मेरा पीछे ही रहता है। लेकिन ठीक है, बट मेरे हिसाब से ऑटोमेटिक में तो आता है, ये मेरी मैनुअल है तो इसमें नहीं आता है। दूसरा, टॉप मॉडल है तो बॉटल होल्डर नहीं है, लेकिन ये वाली बॉटल मैं रख लेता हूँ। 7 सेंटीमीटर का इसका जो है डायमीटर होना चाहिए, तो आप कोई भी बोतल 1/2 लीटर या फिर 750 ml की रख सकते हो, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ये है, देखो ये गाड़ी आपको कॉन्फिडेंस देती है। इसमें बैठो, जैसे मैं ब्रेजा से, जैसे मैंने जब थार पे अपग्रेड किया
तो मुझ में ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, अब ये गाड़ी कहीं भी चढ़ सकती है, कहीं से भी उतर सकती है, किसी के ऊपर चढ़ सकती है, जिसका रिसेंटली काफ़ी लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया है। कहीं भी कोई रेकलेस बिहेवियर करते हैं, किसी के ऊपर भी चढ़ा देते हैं, किसी को भी ठोक देते हैं। तो वो हाँ, इस गाड़ी का नेगेटिव ज़रूर है कि ये इंसान को एक्स्ट्रा पावरफुल फील कराती है। इतनी पावर है, इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, 4x4 गाड़ी है, फिर ऊपर से इसकी कमांडिंग सीटिंग पोजीशन है, अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है, कमाल की रोड प्रेजेंस है। उसके बाद इंसान को ही लगता है कि हाँ, वही है यहाँ का दादा, जो है वही कर सकता है। तो देखो, अब ज़्यादा पावर के साथ ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली इस गाड़ी को चलाता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, कभी इस गाड़ी को मैंने टिंट नहीं कराया, कोई रूल्स नहीं तोड़े, सारे कागज़ कंप्लीट हैं, कहीं मैं रेड लाइट भी जंप नहीं करता हूँ। कोई भी आज तक पिछले मेरे 15 साल के ड्राइविंग हिस्ट्री में एक भी चालान मेरी किसी भी गाड़ी के ऊपर नहीं आया है। तो दैट शोज़ कि हाउ रिस्पॉन्सिबल ए ड्राइवर आई एम। तो इस गाड़ी के साथ पॉजिटिव है और वही इसका नेगेटिव भी है। अगर कोई ढंग से इसको चलाए तो ये गाड़ी कमाल की है, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसको लेटली एक ऐसा छपरीफाई कर दिया है कि कहीं भी डिवाइडर के ऊपर चढ़ा दिया, कभी कुछ भी कर दिया, तो वो थोड़ा सा इस गाड़ी की इमेज को ख़राब कर रहा है, टार्निश कर रहे हैं इसकी इमेज को, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब इसके फटाफट कुछ पॉजिटिव्स की भी बात कर लेते हैं। हेडलाइट थ्रो इज़ गुड, स्टॉक हेडलैम्प, LED प्रोजेक्टर आता है, DRL आता है, फॉग लैम्प आते हैं विद कॉर्नरिंग फीचर। तो स्टॉक हेडलैम्प का जो सेटअप है, उसका जो थ्रो है, हेडलाइट है, मोर देन इनफ है। हालांकि मैंने प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं, आप नहीं भी लगवाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद स्टीयरिंग फीडबैक, यार उसका जो रिस्पॉन्स है कमाल का है। मतलब इतनी हैवी बड़ी गाड़ी है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील है बहुत स्मूथ है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। खाली स्टीयरिंग नॉइज़ की जो दिक्कत थी कॉलम की, वो ठीक हो गई है। उसके अलावा आपको इस गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाने में बहुत मज़ा आएगा, उसकी फील कमाल की है। म्यूजिक सिस्टम इज़ गुड, इसमें शायद मैं श्योर नहीं हूँ 9 है कि 11 है, म्यूजिक सिस्टम का सेटअप आता है, कमाल का है। सबवूफर कभी कभी काम नहीं करता है, लेकिन चल जाएगा। क्वालिटी ओवरऑल गाड़ी की बहुत ही अच्छी है म्यूजिक सिस्टम की। शुरू में तो मुझे नहीं पसंद आया था, पिछले 1 साल में काफ़ी कुछ चीज़ें जो मुझे शुरू में नहीं पसंद थी वो अब आने लगी हैं। शुरू में मैंने बोला म्यूजिक सिस्टम मुझे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। 360 डिग्री इसमें कैमरा आता है, लेकिन इट एक्ट्स एज ए डैश कैम 2। इसके जो चारों कैमराज हैं गाड़ी के चारों साइड, इस गाड़ी में एक मेमोरी कार्ड लगता है। को ड्राइवर साइड नीचे की तरफ एक मेमोरी कार्ड लगेगा। आपकी जो 360 डिग्री कैमरा है वो रिकॉर्ड करते हैं वीडियोज़ एंड फोटोज़, तो आप उनको भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कभी कोई प्रूफ निकालना, लेकिन उनको एज ए डैश कैम मत आप जो है माने। डैश कैम एक अलग चीज़ होती है, वो डैश कैम की कमी नहीं पूरी कर पाएगा। वो एक अच्छी चीज़ है कि सर्विलेंस हमेशा ऑन रहती है। और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस यार गाड़ी की बहुत ही शानदार है। मतलब इसका ब्रेक असिस्ट इतना स्ट्रांगली काम करता है। टायर्स मैंने बताए थे कि थोड़ा सा कट फट है, लेकिन ग्रिप बहुत अच्छी है। नॉइज़ नहीं है गाड़ी में बिल्कुल भी टायर्स की वजह से। C8 के ये वाले अच्छे टायर है, क्रॉस ड्राइव है, ऑल टेरेन टायर, मड प्लस स्नो वाले। तो ब्रेकिंग पावर जो है गाड़ी की बहुत ही कमाल की है। मुझे कभी नहीं लगा कि यार ये गाड़ी में टाइम पर रोक नहीं पाऊंगा। हाँ, सस्पेंशन पार्ट की वजह से मुझे कभी लगता है कि गाड़ी टाइमली नहीं रुकेगी, लेकिन टायर्स की वजह से या ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से मुझे कभी भी डिफिडेंट फील नहीं हुआ। AC शानदार है गाड़ी में। वेंटिलेशन जो सीट है, सीट वेंटिलेशन वाला जो फीचर है मेरा फेवरेट है, चुम्मेश्वरी फीचर गाड़ी का। उसी की वजह से मैं AX7L पे गया था, वरना मैं MX5 लेने वाला था। तो AC शानदार है भाई गाड़ी का, बहुत तगड़ा फ्लो है उसका। मतलब इतना कि साइड वाला बैठे तो कई बार आपको उसकी आवाज़ ना सुनाई दे, इतना शानदार है, मतलब बढ़िया। इंटीरियर प्रीमियम है, वाइट है। मैंने एक बार 2-2.5 साल पहले XUV 700 चलाई थी, तब मुझे लगा कि यार मेरे पास अगर गाड़ी हो तो उसका वाइट इंटीरियर होना चाहिए। लोगों को इसका मोका ब्राउन, बेज कलर, काफ़ी सारे कलर्स आए, मुझे नहीं पता, अभी ब्लैक भी आ गया स्टार एडिशन में शायद। मेरा वाइट ही फेवरेट है। कम संभाल के रखता हूँ, क्लीन करता हूँ। मेरे घर में ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना कोई गंदगी फैलाने वाला है गाड़ी में। मेरी गाड़ी मैं ही चलाता हूँ, घर वाले बैठ के खुश नहीं है इसमें, तो मेरी गाड़ी गंदी नहीं होती है। क्लीनिंग के लिए मैं कुछ चीज़ें यूज़ करता हूँ। और भाई कमाल का इंटीरियर, जब ब्लैक गाड़ी रात को चल के आती है, अंदर से वाइट लाइट जब इसकी LEDs में ऑन करता हूँ छत की, वो सब, तो वाइट इंटीरियर इतना बढ़िया लगता है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मेरी तो मन की जो दिली तमन्ना थी वो पूरी हो गई वाइट इंटीरियर की। साफ़ मैं करता हूँ, साफ़ करने के बाद जो लगती है गाड़ी, इस गाड़ी की अभी तक मैं टोटल 4 सर्विस करवा चुका हूँ। 2000 किलोमीटर की फ्री वाली, 10,000 किलोमीटर की फ्री वाली, 20,000 किलोमीटर की फ्री वाली, 30,000 किलोमीटर की पेड सर्विस, यानी जिसमें लेबर चार्जेस मेरे लगे हैं। 2000 किलोमीटर वाली 0 रुपीज़, कुछ भी पे नहीं किया। 10,000 किलोमीटर वाली के मैंने पे किए थे 5142, जिसमें लेबर चार्जेस नहीं लगते हैं, फ्री का यही मतलब है। 20,000 किलोमीटर वाली का मैंने पे किया था 12,664 रुपये।
12,664 रुपीज़, जिसमें 7,000 के रियर डिस्क पैड थे, 880 रुपये की यूरिया की बाल्टी यानी AdBlue-DEF। अगर इन दोनों चीज़ों को मैं माइनस कर दूं तो मेरा खर्चा आता है 20,000 वाली का लगभग 4,900, क्लोज टू 5,000। 30,000 किलोमीटर वाली का अगर मैं आपको खर्चा बताऊं इंक्लूडिंग एवरीथिंग, 9,500। मेरे हिसाब से इतनी बड़ी गाड़ी का, कंसिडरिंग महिंद्रा की कार है, थोड़े स्पेयर पार्ट भी थोड़े से महंगे होते हैं, ज़्यादा नहीं है, तो इतना खर्चा ठीक है। अगली सर्विस का भी लगभग 9-10 हज़ार के आसपास ही आएगा, जिसमें मेरी AdBlue की बाल्टी फिर से थी, तो वो है। अब मैं आपको अपना पूरा सर्विस का जो है फीडबैक दे देता हूँ। एक तो आपको जो मेरी जितनी भी सर्विस हुई है सबके लिंक 5-5 सेकंड के बाद टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन में आ जाएंगे, नहीं तो वीडियो के एंड में तीनों जो जिनके मेरे पैसे लगे वो सर्विस के लिंक आपको अलग अलग से वीडियोस के आ जाएंगे। भाई महिंद्रा में जब मैं गया मारुति चलाने के बाद, मुझे लगा यार मैं कम से कम नहीं ना 12-13 साल मारुति की गाड़ी चलाते आया हूँ, सर्विस अच्छी रही है। मुझे काफ़ी डर लगा था कि यार मारुति का बंदा जब महिंद्रा में जाएगा, जब हम इसकी इतनी नेगेटिव वीडियोस देखते हैं तो मेरा भी एक्सपीरियंस ख़राब ही होगा। लेकिन भगवान की दया से भाई इतना आशीर्वाद रहा है, एक भी ख़राब एक्सपीरियंस नहीं रहा। कुछ ना कुछ मैं कहूँगा कि मारुति को ही टक्कर दिया है महिंद्रा की सर्विस फीडबैक ने। रेवाड़ी में दीवान 4 व्हील्स में मैंने इसकी सारी सर्विस करवाई है एक्सेप्ट वन, 20,000 किलोमीटर वाली मैंने करवाई थी झारखंड में, टेकरीवाल मोटर्स देवघर में, क्योंकि तब मैं अपनी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम के रोड ट्रिप पे था, तो वहाँ करवाई थी। वहाँ भी भाई बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस। लेट मी अश्योर यू, किसी भी ब्रांड में कोई दिक्कत नहीं है, ना टाटा में दिक्कत है ना महिंद्रा में दिक्कत है। स्पेसिफिक जो डीलरशिप है, सर्विस सेंटर है, वो नाम खराब करते हैं, वो इंसान, वो बंदे गलत होते हैं जो कि एक्सपीरियंस लोगों का खराब करते हैं। ब्रांड कभी नहीं चाहती कि हमारे कस्टमर टूटें, उनका खराब एक्सपीरियंस रहे, या वो वर्ड ऑफ माउथ की वजह से हमारी गाड़ियाँ कम बिके, ब्रांड कभी नहीं चाहती है। स्पेसिफिक डीलरशिप की दिक्कत होती है। तो मेरा तो भाई कमाल का एक्सपीरियंस रहा। मैं तो बोला कि कहीं ना कहीं मारुति को ही टक्कर दे रही है महिंद्रा। बहुत तगड़ा प्रोसेस है और बहुत अच्छे से डील करते हैं। कोई भी दिक्कत होती है वहीं फीडबैक लेते हैं, घर पे आने के बाद भी मल्टीपल कॉल्स आते हैं, हमेशा कॉल पे अवेलेबल होते हैं। मेरा तो भाई 10 on 10 एक्सपीरियंस रहा है, मैं सर्विस में सही बताऊँ तो। बाकी भाई किसी डीलरशिप पे एक्सपीरियंस ख़राब भी हो सकता है, किसी पे और भी इससे भी बेटर हो सकता है। मेरा तो गजब का रहा है और मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। कल को अगर मेरे को दोबारा महिंद्रा की गाड़ी लेनी हो तो सर्विस वाला कभी नेगेटिव मेरे लिए नहीं रहेगा। मैं फिर से महिंद्रा की गाड़ी के साथ जा सकता हूँ। मेरा अभी तक का इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कोई मेजर पार्ट गाड़ी में नहीं डला है। वाइपर ब्लेड डलवाई है बाहर की, क्योंकि वो कुछ भी ख़राब भी नहीं हुआ, ब्लेड भी नहीं टूटी, फिर भी वो साफ़ नहीं कर रही थी। मैंने हटाओ यार चेंज करो, तो मैंने बाहर की इसकी फ्रेमलेस डलवा दी। रियर डिस्क पैड डली हैं 7,000 की, आगे वाली डली नहीं है, आती हैं 8,500 की। तो मेरे ख्याल से थोड़ा ये पार्ट्स इनके थोड़े से महंगे हैं। बाकी जिस तरीके से मैं चलाता हूँ, मेरी इच्छाएं पूरी कर रही है। रोड पे जो मुझे प्रेजेंस देती है, जब मैं इसके फुटस्टेप पे पैर रख के अंदर बैठता हूँ तो मेरी मतलब वो फीलिंग बयां नहीं कर सकता। इतना अच्छा पावर फील होती है। जब दूसरी गाड़ियों के बगल में जाके थोड़ा सा ब्रेक मारता हूँ, गाड़ी झूलती है, पिचिंग मारती है, उनके मिरर के ऊपर से इसका मिरर निकल रहा है, तो बहुत अच्छी फील होती है। उसके सामने ही खर्चा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं हर तीसरे चौथे महीने इसका ही खर्चा करवाने के लिए रेडी हूँ। और यार इतना तगड़ी साथी ये बनी है कि इस गाड़ी से मैंने पिछले 1 साल में 4 रोड ट्रिप मारी है। सबसे पहले मैंने मारी थी गाड़ी लेते ही अगले महीने में चला गया था, नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप मैंने की थी। उसके 10-15 दिन की ट्रिप थी। उसके बाद मैं गया 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम, 11,000 किलोमीटर मैंने निकाले 1 महीने के अंदर। 13 इंडियन स्टेट्स को मैंने कवर किया। और उसके बाद मैं फिर गया चंडीगढ़ गया, मतलब मनाली की तरफ गया था न्यू ईयर पे। फिर अभी मैं उदयपुर होकर आया था। तो इस पिछले 1 साल में 4 रोड ट्रिप और 17 इंडियन स्टेट से ये गाड़ी गुजरी है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। मारुति के बंदे को हमेशा ही लगता है कि यार मेरे को इस गाड़ी में मेंटल पीस है, तो क्या महिंद्रा की गाड़ी के साथ ऐसा रहेगा? तो हाँ, बिल्कुल रहेगा। मैं इस गाड़ी को लेके 99% मेंटल पीस मुझे हमेशा रहती है कि जिस कंडीशन में मैं बाहर जा रहा हूँ उसी कंडीशन में बाहर अंदर मान लो मैं घर वापस आ जाऊँगा। बस थोड़ा सा एक DF का इशू रहता है, मन में हमेशा रहता है कि यार इस गाड़ी को मैं मतलब AC चला के नहीं बैठ सकता। अभी भी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बार बार टेंशन है कि अगर बैठ के अगर मैं AC चला के अंदर शूट करूँगा तो DF चौक हो जाएगा, DPF सॉरी। अभी तक तो खैर हुआ नहीं है, 30,000 किलोमीटर क्रॉस कर चुका हूँ, 30.5-31 होने वाले हैं। तो अभी तक तो ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं है इस गाड़ी में। आगे आ जाए तो कह नहीं सकते, करा लेंगे भाई। अब इतनी सारी चीज़ें गाड़ी हमें ऑफर कर रही है, इतना तो हम गाड़ी के लिए कर ही सकते हैं। चलें, हटाएं यहाँ से। ये बता रहा था मैं, पैर रखने की इतनी तगड़ी फीलिंग है।
अच्छा, मैंने इसमें अभी एक चीज़ देखी, जैसे गाड़ी इतने ग्रेडियंट पे खड़ी हुई थी तो उसकी वजह से इसकी जो सीट बेल्ट है वो मैं नहीं लगा पाया। मतलब वो शायद इस एंगल की वजह से हुआ कि सीट बेल्ट प्रिटेंशनर जो इतना तगड़ा काम कर रहा है हट ही नहीं रही, बिल्कुल भी आगे नहीं आ रही है, जितना मर्जी उसे आराम से मैं कर रहा हूँ। तो बिना सीट बेल्ट के मुझे चढ़ानी पड़ी फिर गाड़ी, लेकिन अब जैसे गाड़ी फ्लैट हुई है तो वापस से वो ठीक हो गया तुरंत। कुछ चीज़ें आर्ग्यूएबल हैं कि गाड़ी का सीटिंग कंफर्ट कैसा है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मेरे को गाड़ी चलाने में मज़ा आना चाहिए, यानी थ्रोटल, ब्रेकिंग, स्टीयरिंग, ये सब कैसा है, सस्पेंशन कैसा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता गाड़ी का सीटिंग कंफर्ट कैसा है। 15 साल में बहुत गाड़ियाँ चलाई हैं, कभी नहीं देखा कि इस गाड़ी का सीटिंग कंफर्ट कैसा है, कौन सा मुझे थाई सपोर्ट अच्छी दे रही है, नहीं। अगर मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए एंजॉय कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए गाड़ी 10 on 10 है। इस गाड़ी को मैंने महीने में मैक्सिमम चलाया है 11,000 किलोमीटर्स, और एक सिंगल स्ट्रेच में मैंने इस गाड़ी को मैक्सिमम चलाया है 1728 किलोमीटर्स। वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से सीधे अपने घर आया था इन 32 आवर्स, जिसमें 2 घंटे की मेरी नींद थी। तो 1728 किलोमीटर मैंने चलाया है। फिर से हाथ लगा रहा हूँ अपनी रोजी रोटी को, मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई, क्योंकि ये जो सीटिंग कंफर्ट वाली चीज़ होती है सिर्फ गाड़ी पे डिपेंडेंट नहीं होती है। आपकी बॉडी कैसी है, आपकी फिटनेस कैसी है, आपके एर्गोनॉमिक्स कैसे हैं, बॉडी किस तरीके की है, लेथार्जिक है, एक्टिव है, फिटनेस में हो, काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है। हालांकि लोग कहते हैं कि फ्रंट सीट्स का कंफर्ट इतना अच्छा नहीं है जितना कि पीछे की सीट्स का है। पीछे की सीट्स मल्टीपल एंगल में जो है रिक्लाइन होती है, कंफर्ट कमाल का है। हालांकि मैं बैठता नहीं हूँ पीछे, तो मैं तो देखो यार चलाता रहता हूँ गाड़ी, मैं तो हमेशा चलाता हूँ, मुझे कभी भी कंफर्ट से रिलेटेड कोई इशू नहीं हुआ इस गाड़ी के अंदर। दूसरा, वाइट इंटीरियर इज़ आर्ग्यूएबल। काफ़ी लोगों को वो मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ऑफ रोडिंग कार है तो इतना गंदा नहीं, इतना वाइट नहीं होना चाहिए था, गंदा होगा। तो मेरा ये मानना है, तुम ऑफ रोडिंग कर भी रहे हो तो तुम विंडोज़ रोल डाउन करके क्यों कर रहे हो? अगर कीचड़ वगैरह में डाल रहे हो दैट्स योर मिस्टेक। तुम गंदे कपड़े पहन के गाड़ी के अंदर बैठ रहे हो दैट्स योर मिस्टेक। स्टिल चलो फिर दैट्स आर्ग्यूएबल अगेन। तो मेरे लिए तो भाई वाइट इंटीरियर 10 on 10। मैं अगर कभी पॉसिबल हुआ इन फ्यूचर, जितनी भी अगर गाड़ियाँ मैं लूँगा सब में वाइट इंटीरियर का ऑप्शन हुआ तो मैं उसी के साथ जाऊँगा। आपका एक और डाउट ये रहता है कि यार हम 4x2 लें या 4x4 लें। आपको एक ऑनेस्ट चीज़ मैं बताता हूँ, मैंने 4x4 ली है, कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि यार 4x4 में ही निकलेगी और 4x2 में नहीं निकल रही, कभी नहीं हुआ। अनलेस एंड अनटिल मैं ज़बरदस्ती किसी ऐसी जगह पे गाड़ी को घुसा रहा हूँ कि नहीं निकलेगी। इस चढ़ाई पे मैंने चढ़ाई है, काफ़ी अच्छे खासी ग्रेडियंट है, एंगल है, यहाँ पे 4x2 नहीं चढ़ेगी, लेकिन आप लेके यहाँ पे घुसोगे भी नहीं। अगर आपकी सिटी ड्राइविंग है, पहाड़ों में चलाते हो, एक्सेप्ट एक्सट्रीम कंडीशंस, हाईवे ड्राइविंग है, सिटी ड्राइविंग है, आप पहाड़ों पे कभी कभार चले जाते हो घूमने के लिए, गो फॉर ओनली 4x2। 4x4 तभी लेना कि यार देखो थोड़ा ईगो सेटिस्फैक्शन भी होता है कि यार तुमने थार भी ले ली, फिर तुमने 4x2 ले ली, फिर कहीं फंस के खड़ी हो गई, फिर बेइज्जती भी हो रही है। अगर उस चीज़ से बचना है तो फिर 4x4 लेके ख़त्म करो। ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख का फ़र्क पड़ता होगा। इतनी बड़ी गाड़ी, मेरा ऐसा मानना है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं, वैसे मैं कहूँगा 4x4 ले लो, लेके ख़त्म करो ये गाड़ियाँ। अगर आपको लंबे टाइम के लिए रखनी है तो 4x4 ले लो, फिर आप बर्फ़ में लेके जाओ, फिर आप कीचड़ में लेके जाओ, फिर आप खेत में लेके जाओ, कहीं भी किसी विंटर स्पीति लेके जाओ, ये गाड़ी कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। मेरा ऐसा मानना है थार, फॉर्च्यूनर ये सब 4x4 में अच्छी लगती हैं, पता नहीं कहाँ फंस के खड़ी हो जाएंगी, ठीक है, बेइज्जती होती रहेगी, फिर वो अलग ही कहीं कीचड़ में नाली में फंस गया, निकल नहीं रही है, धक्के लगवा रहे हो, तो बेइज्जती वाला काम होता है। तो मैं आपको रियल वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ, ना कि ऑन पेपर। ले लो 4x4 ले लो, मेरी तो यही रिकमेंडेशन रहेगी। माइलेज, इस गाड़ी से मैंने मैक्सिमम जो माइलेज निकाली है ये तो रह गया था, बहुत बड़ा फैक्टर है। चूँकि डीजल इंजन है तो मैं अभी उदयपुर ट्रिप पे गया था, लगभग 1480 किलोमीटर्स। मुझे जो इसने क्यूमुलेटिव माइलेज दी, 2 टैंक खाली हुए थे, तो 15.1 की इसने मुझे माइलेज दी है, जिस पे मैंने गाड़ी को 80-90 की स्पीड पे चलाया था, AC भी यूज़ किया था। और वैसे भी जब भी मैं इसकी माइलेज चेक करता हूँ, हालांकि मैं माइलेज चेक नहीं करता, मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हें बाज भी रखना है, तुम्हें उसके पंख भी बांध के रखने हैं, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये गाड़ी लेके तुम माइलेज की कंप्लेन मत करो। मैंने जो लीस्ट इसके माइलेज देखी है दैट इज़ 11 पॉइंट समथिंग, 11.5-12 के आसपास। मुझे हमेशा डबल डिजिट्स में ही मिली है, सिंगल डिजिट में मैं कभी नहीं गया। मेरी सिटी ड्राइविंग नहीं है, मेरी प्योर हाईवे ड्राइविंग है। और आप इस गाड़ी को 80 से 100 की स्पीड के बीच में चलाओ, स्टेबल है। स्टेबल ये 160 की स्पीड पे भी है। इसकी मैक्सिमम 168 मैंने देखी है, 170। 100 तक की स्पीड तक ऐसा है कि कट वट मारो थोड़ा बहुत बचाने के लिए तो चल जाएगी, खींच के कट मारोगे तो किसी काम की नहीं है गाड़ी। तो अगेन वही है कि ऑफ रोडिंग कार से आप ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट ना करें। ग्राउंड क्लियरेंसेस 226 और 229 mm ऐसा कुछ
इतनी ऊंची गाड़ी के साथ ये हरकतें मत करो। भाई मेरी तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं धीरे धीरे इस गाड़ी से रिलेटेड। कहीं जाता हूँ तो बच्चे रोक के पूछने लगते हैं ये तो थार रोक से है, मतलब इतना हो हल्ला हो जाता है, बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। तो मेरे तो वहीं 28 लाख पूरे हो जाते हैं। तब 25 साढ़े 25 की ऑन रोड पड़ी थी, लेकिन मैंने पैसे ऊपर दिए थे, फिर मॉडिफिकेशन वगैरह नंबर प्लेट वगैरह करके फैंसी नंबर करके मुझे 28 साढ़े 28 लाख की पड़ी थी। तो भाई गो फॉर इट, बाय दिस कार, अपना सपना पूरा करो। मेरी एक वो रील वायरल हुई थी कि आज जो गाड़ी खरीदने की इच्छा है, चलाने की इच्छा है, वो ले लो, खरीद लो, चला लो, ये उम्र दोबारा नहीं आएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं दोबारा 30 साल का नहीं हूँगा जब मैं थार चला रहूँगा, अब तो 32 का हो गया। तो देखो ज़िंदगी चली जाएगी, आप 24/10 के रूल के हिसाब से गाड़ियाँ ना खरीद सकते ना चला सकते, ज़िंदगी भर पैसे SIP में लगा दिए, बुढ़ापे में तुम्हें ठंड लग रही है गाड़ी में, तुम्हें इसमें चढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो किस बात की जवानी तुमने वेस्ट कर दी। सारे पैसे SIP में लगा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के धक्के खा रहे हो, तो घंटे की ज़िंदगी जी है तुमने। जो इच्छा है खरीदो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मुझे मन था। आप अब मुझे ज़रूर बताना, एक पोल यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कि आप थार लोगे या नहीं लोगे, लेने लायक है कि नहीं लेने लायक है। थैंक यू।